Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फारूक शहजाद। आज हमारा फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और एरर्स और अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली क्या है? इट इज अ मेथड इन विच नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक पावर्स ऑफ 10। हम नंबर्स को पावर ऑफ 10 में जाहिर करते हैं, उस तरह लिखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 929। तो अगर हम इसको पावर ऑफ 10 में लिखना चाहते हैं तो हम किस तरह से लिखेंगे? 9.29 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक नंबर था जिसको हमने पावर ऑफ 10 में लिख दिया है, तो इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह दूसरा नंबर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास था 0.929। इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखना है तो हम लिखेंगे 9.29 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -1। अब इसमें अगर गौर करें तो अगर तो डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट तरफ जानिब, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो पावर प्लस होती जाएगी, और अगर डेसिमल मूव करेगा डिजिट के राइट जानिब तो फिर पावर माइनस में बढ़ती जाएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। 134.7 134.7 को हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिख सकते हैं? हमने डेसिमल को 2 डिजिट्स मूव करवाया लेफ्ट की जानिब, तो पावर देखें प्लस हो गई, तो 1.374 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2 होगी। अब 2 कैसे हुआ है? क्योंकि हमने डेसिमल को 2 डिजिट्स मूव करवाया है लेफ्ट की तरफ। इसी तरह पावर्स ऑफ 10 में डिफरेंट हमारे पास ये टेबल मौजूद है। हम इसमें पावर्स ऑफ 10 में इसको लिखते हैं। जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हम इस टेबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पावर ऑफ 6 करते हैं तो वो माइक्रो हो जाएगा, 10 रेज पावर -9 नैनो हो जाएगा, 10 रेज पावर -12 पिको हो जाएगा। इसी तरह प्लस की बात करें तो 10 रेज पावर +3 जो होगा वो किलो में हो जाएगा, 10 रेज पावर 6 मेगा हो जाएगा, 10 रेज पावर 9 जो होगा वो गीगा हो जाएगा। तो ये टेबल याद करना होगा हमें, इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। कुछ कन्वेंशंस हैं यूनिट्स को इंडिकेट करने के कि यूनिट्स को हम किस तरह से लिखते हैं। हम इनको वन बाय वन देखते हैं। पहला देखते हैं कि यूनिट्स नेम आफ्टर साइंटिस्ट। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, इक्वेशंस को लिखते हुए हमारे पास बहुत सारे ऐसे जवाबात आते हैं, बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस आती हैं जिसमें हमें यूनिट्स लिखने होते हैं। तो अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम के हो, उसका यूनिट किसी साइंटिस्ट का नेम हो, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो हम इसको न्यूटन लिखेंगे। गौर करें कि सारे के सारे लेटर स्मॉल होंगे, स्मॉल होंगे। इंग्लिश में हम ऐसा करते हैं कि जब भी किसी पर्सन का नेम आ जाए तो उसका नेम का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप यूनिट लिख रहे हैं और वो किसी साइंटिस्ट का नेम है तो यूनिट में नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, वो स्मॉल ही होगा। उसके अलावा देखें, केल्विन यूनिट है, केल्विन यूनिट है, अब ये भी साइंटिस्ट का नाम है, तो इसमें भी के हम क्या लिखेंगे? स्मॉल लिखेंगे, ना के कैपिटल। सेकंड देखें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर हमने सिंबल उसका बनाना हो, सिंबल लिखना हो, तो इसी की एग्जांपल देखें कि अब अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो एन यानी कि उसी साइंटिस्ट के नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हम कैपिटल लिखेंगे, तो वो हमें यूनिट को जाहिर करेगा। इसी तरह केल्विन के लिए कैपिटल के लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस बखूबी समझ लें कि अगर पूरा नेम लिखना है साइंटिस्ट का तो फिर सारे के सारे जो लेटर्स होंगे वो स्मॉल होंगे,
और अगर सिर्फ फर्स्ट लेटर उसका लिखना है, सिंबल लिखना है, तो फिर हम उसके नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लिखेंगे। प्रीफिक्सेस किस तरह से यूज किए जाते हैं, जो भी हमने टेबल देखा था, प्रीफिक्सेस का पावर्स ऑफ 10। प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस, सच एज 1 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 3 मीटर। अब ये लेंथ को मेजर किया गया है, इज रिटन एज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर टेबल से देख सकते हैं कि 10 इज पावर माइनस 3 क्या होता है, मिली। और यहाँ गौर करें कि जब हम लिखेंगे तो उसको प्रीफिक्स को हम किस तरह लिखेंगे, यूनिट से पहले लिखेंगे और विदाउट एनी स्पेस लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स। अगर कॉम्बिनेशन आ जाए, यूनिट्स का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, हर यूनिट को हम क्या करेंगे, एक स्पेस के साथ लिखेंगे। A combination of base unit is written each with one space apart, for example न्यूटन मीटर। अब देखें न्यूटन जो है ये भी एक यूनिट है और मीटर जो है ये भी एक यूनिट है। तो कॉम्बिनेशन अगर आ जाए दो यूनिट्स का, तो फिर हम उसको किस तरह से लिखेंगे, एक स्पेस के साथ हम उसको लिखेंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं कि न्यूटन और मीटर दोनों में एक स्पेस है। इसके बाद देखते हैं कंपाउंड प्रीफिक्सेस। कंपाउंड प्रीफिक्सेस किसी भी सूरत में अलाउ नहीं होते। कंपाउंड प्रीफिक्सेस किसी भी सूरत अलाउ नहीं होते। जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी मेजरमेंट्स आ गई तो हम माइक्रो फैरेड नहीं लिख सकते। फैरेड यूनिट है कैपेसिटेंस का, तो हम कभी भी माइक्रो नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उसको माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, तो हम इसको लिखेंगे 1 पिको फैरेड। हम इसको 1 पिको फैरेड लिखेंगे। किसी भी सूरत ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 10⁻6 मेगा बनता है तो आप उसको 1 किलो नहीं लिख सकते, बल्कि उसको 1 मेगा लिखेंगे। इसके बाद देखिए यूजेस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। हम साइंटिफिक नोटेशन किस तरह से यूज करते हैं, जो नंबर सच एज 5.24 multiplied 10⁻⁴ centimeter may be expressed in scientific notation as 5.2 multiplied 10⁻² meter। अब ये 10⁻² मीटर किस तरह से हुआ, अगर गौर करें तो सेंटी यानी कि 10⁻⁻2, इसको ऐड कर दिया गया 10⁻⁴ में, तो हमारे पास क्या बचा 10⁻²। तो इस तरह हम यूनिट्स को स्मॉलर से लार्जर और लार्जर से स्मॉलर यूनिट्स में भी कन्वर्ज कर सकते हैं। जब हम कन्वर्जन करेंगे तो पावर ऑफ 10 में हमें स्पेसिफिक डिफरेंस नजर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ यूनिट्स एंड प्रीफिक्सेस। इसमें देखें तो अगर कहीं पर 1 किलोमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अक्सर गलती हम करते हैं कि हम मीटर का तो स्क्वायर ले लेते हैं, लेकिन हम किलो का स्क्वायर लेना भूल जाते हैं। तो 1 किलोमीटर, 1 किलो कितना होता है 10⁻3, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एक्चुअली किसके इक्वल होगा, 1 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर स्क्वायर। क्योंकि किलो कितना होगा 10⁻3, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर स्क्वायर। प्रैक्टिकल वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट काम हमें क्या करना चाहिए कि जैसे ही हम मेजरमेंट करें तो हम इमीडिएटली उसके कन्वीनियंट यूनिट में उसको लिख लें, ताकि वो हमें याद रहे और अप्रोप्रिएट मेजरमेंट आ जाए। तो ये कुछ कन्वेंशंस थी यूनिट्स को लिखने की, कि यूनिट्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं और यूनिट्स को हमेशा किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए। अब हम देखते हैं एरर्स। एरर्स और अनसर्टेनिटीज, ये क्या चीज होती हैं। जब भी हम मेजरमेंट करने लगते हैं तो एरर और अनसर्टेनिटी क्या है, हमारे जवाबात क्यों गलत आते हैं, उसमें क्या क्या रीजन होती है। तो सबसे पहले देखते हैं एरर्स को। एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। कि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं, हमें पता है कि एक्चुअल वैल्यू ये आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल वैल्यू वो नहीं आती बल्कि कुछ और आती है। तो जो उसमें डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, एरर।
इस एरर के होने की रीजन क्या है, ये ऐसा एरर आता क्यों है? इसकी कुछ बेसिक रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनएक्सपीरियंस और नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन। हो सकता है कि जो मेजरमेंट हमने की है वो जो पर्सन था वो इनएक्सपीरियंस था, उसको उस चीज का तजुर्बा नहीं था, उसको नहीं अंदाजा था कि इस मेजरमेंट को किस तरह से लेना है, तो उस वजह से हो सकता है वो मेजरमेंट ठीक ना आई हो। दूसरा क्या हो सकता है वो पर्सन एक्सपीरियंस हो, वो उस काम को जानता हो, लेकिन नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन यानी कि उसने लापरवाही की हो, उसने मेजरमेंट्स ठीक से ना की हो, तो इस वजह से भी वो एरर आ सकता है। दूसरी रीजन क्या हो सकती है? इम्प्रॉपर मेथड। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन एक्सपीरियंस भी था, लापरवाही भी नहीं की, वो ध्यान से काम कर सकता था, लेकिन मेथड इम्प्रॉपर यूज किया। इम्प्रॉपर मेथड का मतलब क्या है कि जिस मेथड के अकॉर्डिंग उस मेजरमेंट को हमने करना था, हमने वो प्रॉपर मेथड इस्तेमाल नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एरर उसमें आएगा। तीसरी रीजन क्या हो सकती है कि मेथड भी प्रॉपर यूज किया, पर्सन भी एक्सपीरियंस था और उसने पूरे होशो हवास में भी काम किया, लेकिन ऑपरेटर्स फॉल्टी था। ऑपरेटर्स में फॉल्ट था तब भी एरर आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसको घड़ी से टाइम देखना आता है, वो घड़ी से टाइम देखता है, लेकिन अगर घड़ी का टाइम ही खराब है, ऑपरेटर्स खराब है, तो कभी भी हमें सही टाइम मालूम नहीं होगा। अब इसकी कुछ टाइप्स देखते हैं कि एरर्स की जो बेसिकली टाइप्स क्या क्या होती हैं, किस कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है हमारे पास रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? बेतरतीब एरर। बेतरतीबा हम कहते हैं ऐसी चीज को जिससे हमें समझ ना आ सके कि ये क्यों हो रहा है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When repeated measurements of the quantity given different values under the same conditions। हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सेम कंडीशंस हैं, हमने कोई चेंजिंग नहीं की, लेकिन हर दफा वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो ऐसे एरर को हम क्या कहेंगे? रैंडम एरर। फॉर एग्जांपल, आपने 9th या 10th क्लास में प्रैक्टिकल किया होगा वैल्यू ऑफ जी मेजर करने के लिए, आपने स्टॉप वॉच यूज की होगी, तो उसमें आप देखते हैं कि एक्चुअली जी की वैल्यू 9.8 है, लेकिन अक्सर औकात 9.8 आंसर नहीं आता, कभी 9.6 आ जाता है, कभी 9.9 आ जाता है, 9.75 आ जाता है, 9.10 आ जाता है। तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज है, इस तरह के एरर्स को हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर्स। अब ये रैंडम एरर्स जो हैं, ये होते किस वजह से हैं? अननोन रीजन की वजह से। हम कंडीशंस भी सेम रख रहे हैं, हमने कोई इन्वायरमेंटल चेंज भी नहीं लाए, तो ये अननोन रीजन की वजह से होते हैं एरर्स। लेकिन इनको दूर कैसे किया जा सकता है? बड़ा आसान तरीका है कि अगर आपके पास किसी मेजरमेंट में रैंडम एरर्स आ रहे हो, तो उसका आसान सा तरीका है कि उस मेजरमेंट को 3 से 4 से 5 दफा किया जाए और क्या किया जाए? उसकी एवरेज ले ली जाए, तो इस तरह रैंडम एरर रिमूव हो जाता है। इसीलिए आपको पता है कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम उसकी मिनिमम 3 वैल्यूज लेते हैं और फिर उसका मीन ले लेते हैं। ऐसा करने की रीजन क्या है कि हम उसमें से रैंडम एरर को रिमूव करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है एरर की सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या है? कि जो सिस्टम की वजह से हो। द एरर रेफर्स टू एन इफेक्ट विच इन्फ्लुएंसेस इक्वली ऑन ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, जिस तरह भी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी घड़ी की, अगर घड़ी का टाइम ही खराब है, जिस तरह अक्सर हमारे घरों में 5 मिनट घड़ी को आगे कर दिया जाता है ताकि हमें टाइम का पता चले, तो अगर घड़ी पर 5:05 हुए हैं, लेकिन एक्चुअल टाइम तो 5 है, तो घड़ी हमें कभी भी सही टाइम नहीं बताएगी। तो ये इसकी रीजन क्या है? दिस एरर अकर ड्यू टू फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से आप जब भी टाइम देखेंगे, तो वो टाइम आपको क्या नजर आएगा? गलत ही नजर आएगा।
इसी तरह मेजरिंग टेप अगर आपका फर्स्ट इंच ब्रेक हुआ है तो आप जब भी मेजरमेंट करेंगे तो उसमें वो 1 इंच का एरर आपको नजर आएगा। तो इसको दूर करने का तरीका क्या है? दिस एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट विद मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट और बाय टेकिंग जीरो करेक्शन। अब फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट किस तरह से करना है, एक्यूरेट मेजरमेंट में किस तरह से लेकर आना है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी घड़ी खराब है तो हम क्या करते हैं कि हम किसी न्यूज चैनल को लगाकर उस पर देख लेते हैं कि उस पर टाइम क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग अपनी घड़ी को ठीक कर लेते हैं, या किसी दूसरी घड़ी का जिस पर हमें यकीन हो कि इसका टाइम इस वक्त ठीक है, हम उस टाइम के साथ उसको मैच कर लेते हैं तो हमारा टाइम क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। एक टिप देता चलूं कि अगर आपका मोबाइल का टाइम खराब हो जाए तो आप अपने ही नंबर पर एक मैसेज करेंगे तो आपको पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम मौसूल हो जाएगा कि इस वक्त टाइम एक्चुअली क्या है। जीरो करेक्शन से क्या मुराद है कि जिस तरह मैंने आपको मेजरिंग टेप की एग्जांपल दी कि अगर उसका 1 इंच कटा हुआ है, जब भी आप मेजरमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने मेजरमेंट्स की 10 इंच, तो आप उसमें जीरो एरर यानी कि 1 इंच को निकाल देंगे तो आपकी एक्चुअल मेजरमेंट क्या होगी, 9 इंचेस। अब हम अनसर्टेनिटी को देखते हैं कि अनसर्टेनिटी क्या है। अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी। गैर यकीनी क्या है? द अनसर्टेनिटी इज एक्चुअली यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज एन एरर इन मेजरमेंट। ये अनसर्टेन है, हमें इसकी रीजन क्या है? इट मे अकर ड्यू टू दी नेचुरल वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट विच इज टू बी मेजर्ड। हो सकता है जिस ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं उसमें नेचुरली कोई तब्दीली आ गई हो, नेचुरली कोई चेंज आ गई हो सकता है नेचुरल डिफेक्ट ऑफ पर्सन सेंसेस, हम जो पर्सन मेजर कर रहा है उसका कोई नेचुरल है, आई साइट का इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उसको दिखाई ठीक से नहीं देता, तो या उसकी जो मेजरिंग कैपेसिटी है वो ठीक नहीं है, तो उस वजह से भी हो सकता है। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लेंथ को मेजर कर रहा हूँ मेजरिंग टेप से और उसका मिनिमम जो स्केल है, मिनिमम लीस्ट काउंट जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि अगर उसमें अनसर्टेनिटी मिलीमीटर्स में आ गई है, और अगर मैं मिलीमीटर्स में कर रहा हूँ तो हो सकता है माइक्रोमीटर्स में चेंजिंग आ जाए। जिस तरह अगर आप रेसिंग वगैरह में देखें तो जो स्टॉप वॉच वो यूज करते हैं वो नैनो सेकंड तक मेजर करते हैं, लेकिन अगर आप डेली लाइफ में जो वॉच यूज करते हैं उसे देखेंगे तो जो अनसर्टेनिटी होगी वो 1 सेकंड की होगी। जितना लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कम होता जाएगा उसकी अनसर्टेनिटी उतनी ही कम होती जाएगी, उसमें एरर के चांसेस उतने कम होते जाएंगे। इसमें हम कुछ पास पेपर्स में से लेते हैं कि पास पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यूज है, इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर 0.0001 में बी रिटन एज। तो ये किस तरह से लिखा जा सकता है? आप देखें कि हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखते हैं। 1 नॉन जीरो डिजिट होता है लेफ्ट साइड पर, तो 1 2 3 एंड 4, 4 डिजिट जो है हमने डेसिमल को राइट साइड मूव करवाया है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -4। तो इसमें आंसर हो जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में देखें, डिफाइन एंड एक्सप्लेन रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आ चुका है, 2018 में सरगोदा बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में 2011 और डीजी खान बोर्ड में 2008 और 11 में आ चुका है। तो हमने अभी डिफरेंस पढ़ा है कि एरर में डिफरेंस, सिस्टमेटिक और रैंडम में डिफरेंस क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें से आता है, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, और उसकी आपको साथ एक एग्जांपल लिखनी होगी। ये भी 2014 और 2018 में बोर्ड में आ चुका है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो नेक्स्ट हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है। जज़ाकल्लाह।